हेलो। देन हम आज बात करेंगे आपके HTML कोर्स के यानी फुल स्टैक कोर्स के पहले लेक्चर की। पहले लेक्चर इट मीन्स HTML एंड CSS के फर्स्ट लेक्चर पे। देन डे 1 फर्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंट्रोडक्शंस जो होगा हमारा HTML एंड CSS का उस पे, एंड देन हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम पहले थ्योरेटिकल चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम VS कोड एडिटर में उनको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को। फिर धीरे धीरे हम उसे बिल्डअप को बड़ा करते चले जाएंगे और एक कंप्लीट वेबसाइट के पेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। तो वो डे वाइज हर दिन वो इम्प्रूव होगा वो पेज, और धीरे धीरे जब चीज़ों को जब हम उसमें इम्प्लीमेंट करते जाएंगे देन वो एक कंप्लीट वेबसाइट के पेज का रूप लेता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और समझेंगे वो क्या है हमारा, तो उस पर बात करेंगे हम। तो HTML में देखो, HTML क्या होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड की चीजें जब हम बात करते हैं तो एक चीज है मैं आपको बता दूं, वेबसाइट कोई भी होता है, वेबसाइट जब बनता है हमारा या कोई भी सॉफ्टवेयर होता है जो काम करता है उसमें कुछ चीजें होती है। जैसे ये एक, मान लो आपकी इंटरफेस उसका होता है जो आपको दिखाई देता है, ये आपका स्क्रीन हो गया। ठीक है ना, इस स्क्रीन पे चीजें आपको दिखाई देती है, ये आपका स्क्रीन है जहां आप इसे देख पाते हो, व्यू कर पाते हो। ठीक है, व्यू कर पाते हो, और बाकी का पीछे जो होता है वो फंक्शन होता है, वो काम करते रहता है। तो एक चीज मैं आपको समझाता हूं, फ्रेमवर्क की कोई भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, उसका फ्रेमवर्क क्या होता है। एक बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क है MVC। ये फ्रेमवर्क है जो सबसे फेमस फ्रेमवर्क है। इनिशियल में इसे बहुत यूज करते थे, अभी भी बेस में MVC फ्रेमवर्क ही यूज होता है। कोई भी फ्रेमवर्क पे ही मतलब हम वेबसाइट को डेवलप करते हैं, बनाते हैं। इसका मतलब मैं समझाऊंगा कि क्या है MVC का मतलब, और इसी को बेस मान के मैं आपको पूरी वेबसाइट की फंक्शनलिटी समझाता हूं। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। नॉर्मली आप समझो कि मान लो कि ये आप हो, ठीक है ना, जो यूजर है हमारा, यूजर है, ठीक है, वेबसाइट यूजर है, जो भी है, आप एक यूजर हो और आप एक समझ लो कि रेस्टोरेंट में गए। ये रहा रेस्टोरेंट आपका, ठीक है ना, रेस्टोरेंट में खाना खाने आप गए हो, आप आए, टेबल पे बैठे, ठीक है, आए टेबल पे बैठे, यहां पे मेनू कार्ड रखा था, इस मेनू कार्ड को आपने देखा और इसको पढ़ा, ठीक है। और जब मेनू कार्ड को आपने पढ़ा तो उसके बाद जो अगला काम करते, समझिएगा पूरा का पूरा रेस्टोरेंट वाली फंक्शनलिटी है, इसी से मैं MVC को जोड़ दूंगा। जब आप रेस्टोरेंट में गए, ये मेनू कार्ड उठाया और आप इसको पढ़े, देखते हो ना, लाओ मुझे भी दिखाओ क्या क्या मेनू में है। सब लोग अपना अपना ऑर्डर करते हैं, जितने भी यूजर आते हैं, और फिर किसको बुलाते हो, वेटर को बुलाते हो। यहाँ पे वेटर खड़ा होता है, सर या मैम आपका ऑर्डर क्या है, और ये लिखता है, अपना लिखता है, याद कर लेता है। यानी आपने यहां पे मेनू कार्ड देखा और किसको बुलाया, वेटर को। वेटर ने आपसे ऑर्डर लिया, लेकिन क्या वेटर के पास आपके खाने का सामान था क्या, नहीं था। वेटर क्या करता है, अब जाएगा, और जाएगा, यहां रेस्टोरेंट में किचन है मान लो, इस किचन में शेफ को आवाज लगाएगा, यहां पे शेफ है, ठीक है ना, शेफ को आवाज लगा देगा, जो भी आपने बनाने के लिए बोला होगा। नॉर्मली आपने ऑर्डर करा, ठीक है, पनीर और कुछ भी ऑर्डर किया, तंदूर और पनीर कर दिया, कोई भी एक ऑर्डर लो, ये जाएगा, इसको चिल्ला के बोल देगा कि एक पनीर, ठीक है ना, कढ़ाई पनीर, चीनी पनीर, जो भी हो। अब इसने सिर्फ क्या किया, इस मैसेज को यहां तक पहुंचाया, आपसे पूछा, इसको आके एक्सप्लेन किया कि ग्राहक को ये चाहिए। अब ये क्या करता है, जो शेफ होता है आपका या जो कुक होता है, जो खाना बनाते रहता है, क्या ये अपने हाथ में लेके सारी चीजें बैठा रहता है, नहीं बैठा रहता। इसके पास स्टोर में सामान होता है सारा। अब ये कहां जाता है, ये जाता है स्टोर में, और वो देखता है कि जो आप मांगे हो, जो इस वेटर ने बोला है कस्टमर के अकॉर्डिंग, हमारे स्टोर में अवेलेबल है क्या,
अगर है तो वो बोलता है कि हाँ बन जाएगा, नहीं होता है तो बोलता है ना कि अभी अवेलेबल नहीं हुआ सर, आप कुछ दूसरा ऑर्डर करिए। ये पूरा का पूरा चेन चलता है किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाओगे तो। और जब ये अगर मान लो कि कढ़ाई पनीर आपने ऑर्डर करी और कढ़ाई पनीर का मटेरियल इसके पास अवेलेबल है, यहाँ कहाँ, स्टोर में, तो ये स्टोर से सामान लेगा, यहाँ पे प्रिपेयर करेगा किचन में उसको, और किचन में बनाने के बाद फिर किसे देगा, इसे ही देगा, वेटर को बुलाएगा, बोलेगा सामान हो गया, ये वेटर आपको लाके यहाँ पे टेबल पे रख देगा। ठीक है, इट मींस, और आप फिर क्या करोगे, इसको सर्व कर दिया गया, आप इसे यूजर हो, आप खाओगे, पैक कराओगे, ले जाओगे, जो भी करोगे, ये आपको दिखने लगेगा कि कढ़ाई पनीर आपके बन के आगे। अब आप बोलोगे कि इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल में सर वेबसाइट कहां है फिर, तो वेबसाइट में हमने ऊपर लिख रखा है MVC। अब MVC पे हम आते हैं। MVC का मतलब होता है, M का मतलब होता है मॉडल, V का मतलब होता है व्यू, और C का मतलब होता है कंट्रोलर। ठीक है, मॉडल, व्यूअर, कंट्रोलर। ठीक है, व्यू वर्ड से आपको देख के पता चल रहा होगा कि व्यू मतलब देखना। अच्छा, देखने का काम कौन किया था, कहां पे हुआ था देखने का काम, टेबल पे, और कौन देख रहा था, यूजर देख रहा था। यानी जो मेनू कार्ड है और जो खाना बन के आया वो क्या है, व्यू है, जो दिखाई दे रहा था यूजर को। ठीक है ना, यानी ये है व्यू। लेकिन इस व्यू में अगर यूजर, कोई भी वेबसाइट अगर आप खोलते हो तो स्क्रीन पे दिखता है चीज, और जब वो स्क्रीन पे चीजें दिखती है तो आप क्लिक करते हो, यूट्यूब पे ही रहता है, क्लिक करते हो, इस वीडियो को चला दो, अब उसके पीछे की चीजें काम करती है, उसको प्ले करके आपको देती है, या सर्च करते हो गूगल पे, ये सर्च करके निकालते हो। तो इंटरफेस क्या हुआ, ये रहा व्यू, जो आपको दिख रहा है, जिसे आप फ्रंट एंड बोलते हो, जो चीजें दिखी, और दिखने के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, क्लिक किया। जैसे यहाँ पे क्लिक किया था कि भैया एक कढ़ाई पनीर, क्लिक मार दिया इस पे, तो वो इंफॉर्मेशन किसके पास गई, यहाँ पे वेटर के पास गई थी, वहां पे किसके पास जाती है, कंट्रोलर के पास जाती है। कंट्रोलर एक टर्म है, एजेंट होता है, एक फाइल होती है, कंट्रोलर के पास जाता है, और कंट्रोलर क्या करता है, आपके व्यू के अकॉर्डिंग कंट्रोलर चीजों को समझता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसे क्या करना है, और फिर वो आता है मॉडल के पास। मॉडल यानी कि ये रहा आपका कुक, और मॉडल को बोलता है कि कस्टमर को ये चाहिए। मॉडल कहां गया, मॉडल गया था स्टोर में, अकॉर्डिंग टू यूजर, डेटा ढूंढने कि यूजर को जिस फॉर्म में डेटा चाहिए या जो चीज चाहिए वो मेरे डेटाबेस में अवेलेबल है क्या। यानी कंट्रोलर डेटाबेस में नहीं जाता, कौन जाता है, मॉडल जाएगा डेटाबेस में, जो आप यूज करते हो, या तो MySQL आपका होता है, MongoDB होता है, जो भी होता है, AWS है, कुछ भी है, जो भी डेटाबेस आप यूज कर रहे हो, मॉडल कहां गया, DB में गया। और जैसा जैसा इसको कंट्रोलर बोलता है, DB से डेटा निकालता है, उसी तरह का बनाता है, और फिर किसे दे देता है, कंट्रोलर को। फिर कंट्रोलर कहां भेज देगा, व्यू में भेज देगा कि लो तुम्हारा बन गया, यानी फिर स्क्रीन पे दिखने लगता है यूजर को, जो यूजर ने डिमांड करी होती है। तो ये बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क है, और जितने भी अपग्रेडेड चीजें अभी भी आ गई हैं वेबसाइट बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वो काम इसी MVC फ्रेमवर्क पे करते हैं। ये की पॉइंट है, ठीक है ना, वेबसाइट की भगवत गीता कह सकते हो मॉडल व्यू कंट्रोलर टर्म को, MVC फ्रेमवर्क को। अगर आपको ये फ्लो समझ में आ गया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, राउट बनता है, API बनता है, बहुत सारी अलग अलग फाइल बनती है, बट यही 3 और 4 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो जब आप ये समझ जाओगे तो देन आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हम अभी कहां से स्टार्ट किए, इस व्यू से स्टार्ट किए। व्यू में भी क्या है हमारा, फ्रंट एंड पार्ट, और फ्रंट एंड में भी सबसे बेसिक क्या है, HTML एंड CSS। ठीक है ना,
और धीरे धीरे जब ये व्यू पढ़ लेंगे, इसी व्यू में हमारा पूरा का पूरा रिएक्ट फ्रेमवर्क आएगा। नेक्स्ट जेएस आता है, एंगुलर आता है, बहुत सारी चीजें आती है। मैं आपको रिएक्ट पढ़ाने वाला हूं इस पूरे लेक्चर सीरीज में। और ये मॉडल एंड कंट्रोलर कहां काम करता है, ये सब बैकएंड की चीजें हैं, और बैकएंड ही डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। और बैकएंड एंड फ्रंट एंड को जो चीज कनेक्ट करती है उसे बोलते हैं एपीआई। रेस्ट एपीआई के थ्रू हम लोग उसे कनेक्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें मैं रेस्ट एपीआई की भी सिखाऊंगा कि कैसे कनेक्शन होता है फ्रंट एंड बैक एंड के बीच में। तो हम व्यू पे चल रहे थे, व्यू पे चर्चा कर रहे थे। तो देन व्यू क्या है, HTML। चाहे कितना भी एडवांस वर्जन अभी तक जो आया हो, जो भी टर्मिनोलॉजी या जो भी फ्रेमवर्क आप पढ़ रहे हो, उसके बेसिक में HTML ही बैठा है। आप फ्रंट एंड में बिना HTML जाने काम कर ही नहीं सकते। बहुत सारे नए बच्चे जो सीख करके आते हैं वो बोलते हैं मैं एंगुलर सीखा हूं, मैं ये सीखा हूं, मैं वो सीखा हूं। मैं इंडस्ट्री में जब उन लोगों से पूछता हूं, चीजें वर्क करने के लिए देता हूं, वो कर नहीं पाते क्योंकि उनकी बेसिक क्लियर नहीं होती, उन्हें HTML ही नहीं पता होता। देन यू शुड लर्न फर्स्ट द HTML। तो देन हमारा क्या है, सबसे पहला क्या होगा, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हमारा क्या रहा, ठीक है ना। हाई क्वालिटी एजुकेशन, ये तो हमारे उसका कोर्स इंट्रोडक्शन है विथ कंपनी रिलेटेड, आप इसे देख लेना। बट आवर HTML एंड CSS कोर्स एम्स टू इक्विप यू विथ द फंडामेंटल स्किल्स नीडेड टू क्रिएट एन स्टाइल वेब पेजेस। ठीक है ना, क्रिएट करना, उसको स्टाइल देना, किस स्टाइल का चाहिए, लाल होना चाहिए, पीला होना चाहिए, ऐसा बॉर्डर होना चाहिए, बॉक्स इस तरह से दिखना चाहिए, फॉर्म ऐसा दिखना चाहिए, ऐसे पॉपअप खुलना चाहिए, बटन इस कलर का होना चाहिए, नेविगेशन बार ऐसा होना चाहिए, फुटर ऐसा होना चाहिए। वो सारी चीजें आप इधर ही डिसाइड करते हो। ठीक है, और जब हम इसे इंड करेंगे इस पूरे HTML CSS के चैप्टर को, तब आप पूरी की पूरी आप इस जो 4 चीजें हमारे लिखी हुई है इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। इट मींस अंडरस्टैंड एंड यूज HTML टू स्ट्रक्चर वेब कंटेंट। हमारा जो वेब कंटेंट है उसका HTML का स्ट्रक्चर आप बना पाओगे, CSS अप्लाई कर पाओगे, सारे लेआउट्स बना पाओगे, उसकी डिजाइनिंग कर पाओगे आप। बिल्ड रेस्पॉन्सिव वेब पेजेस। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कौन सा पेज मोबाइल में खुलेगा, टैब में खुलेगा, लैपटॉप में खुलेगा, बड़े से स्क्रीन पे खुलेगा, प्रोजेक्टर पे खुलेगा। इट मींस रेस्पॉन्सिव का मतलब कि किसी भी स्क्रीन पे खोलोगे वो फिट बैठेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है। जब आप कंप्यूटर में किसी वेबसाइट को खोलते हो तो सारे मेनू ऊपर में दिखाई देते हैं, मोबाइल में खोलते हो तो वही एक क्लिक में चला जाता है, एक टैब पे क्लिक करते हो तो सारी चीजें ड्रॉप डाउन में खुलती है। तो ये रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि हम फुल्ली रेस्पॉन्सिव कर देते हैं कि स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करते रहता है। तो ये भी एक सीखना होता है। बहुत सारे जो नए डेवलपर्स होते हैं वो आते हैं, कोड लिख के बना देंगे उसे, बट दिक्कत क्या होती है कि उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे चलते रहता है, जैसे ही स्क्रीन चेंज होती है वो काम करना बंद कर देता है, उन्हें रेस्पॉन्सिव करने नहीं आता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो नए बच्चे आते हैं उनको 1-1.5 साल हमको लग जाता है कि रेस्पॉन्सिव कैसे करना होता है। जब वो करते हैं तो कोई जल्दी सीखता है, कोई 1-1.5 महीने में एक्सपर्ट हो जाता है, वो तेजी से बनाना लगता है। तो आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो उसे कहते हैं CSS। देन हम मॉडर्न HTML5 एंड CSS 3 फीचर्स को भी देखेंगे, थोड़ा एडवांस फीचर्स है। बहुत सारी चीजें नई नई आती रहती है कि हाँ ये वाला इफेक्ट देखो नया आया है, ये इफेक्ट देखो नया आया है। तो कुछ नए इफेक्ट्स जो भी लेटेस्ट चल रहे हैं उन सब पे भी हम बात करेंगे, डिजाइनिंग पे बात करेंगे। बाकी देखो पूरा कंप्लीट कोई भी कोर्स नहीं पढ़ा सकता आपको, वो आपको खुद ही एक्सप्लोर करना होता है। कोई भी कोर्स में आपको एक आइडिया मिलेगा कि चीजों को वर्क कैसे करना है, एक नॉर्मल वेबसाइट या नॉर्मल चीज कैसे आप बना सकते हो पेज, वो आइडिया होता है। बाकी आप जब रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना शुरू करें, खुद चीजों को एक्सप्लोर करोगे, तब बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना, कोर्सेज में एक ओवरव्यू होता है कि आपको उस चीज से फ्रेंडली करा दिया जाएगा ताकि आप उसको यूज कर पाओ। ठीक है, तो MVC फ्रेमवर्क जो हमने बताया था उसमें आ जाओ आप। देखो ओवरव्यू ऑफ वेब डेवलपमेंट पे हम जब बात करेंगे, वेब डेवलपमेंट का ओवरव्यू हमारा क्या है, तो यही देखो, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये 3 चीजें हम लोग अभी बोला। फुल स्टैक में क्या होता है, टोटल कंप्लीट, फ्रंट एंड भी आता है, बैक एंड भी आता है, डेटाबेस भी आता है, सबको कनेक्ट करके चलाना भी आता है। और डेवऑप्स में क्या हो जाता है कि हम ले जाके इसे लाइव भी कर देंगे, प्रोडक्शन सर्वर पे भी चलाएंगे। डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम सिर्फ डेवलपमेंट सर्वर पे काम करेंगे, यानी अपने पर्सनल लैपटॉप में काम करेंगे, हम लोग पर्सनल सर्वर पे काम करेंगे और सिर्फ डेवलप करेंगे, लाइव नहीं चला सकते।
24/7 वो चीज नहीं चल रही है। प्रोडक्शन सर्वर मतलब वो क्लाउड पे कहीं चल रहा है, प्रोडक्शन है मतलब 24/7 चल रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे सीखेंगे तो हम प्रोडक्शन सर्वर पे भी जाएंगे। देखो फ्रंट एंड में मेनली रूप से HTML CSS जावास्क्रिप्ट की कुछ चीजें लिखी हुई है हमने कि ये डेवलपमेंट में काम आता है। बैक एंड में Node.js, पाइथन, रूबी, PHP बहुत सारा है, फिर भी Node.js और पाइथन ही ज्यादा चलता है। PHP पहले चलती थी, अभी भी चलती है, बड़े बड़े फ्रेमवर्क पे लोग PHP को ही यूज करते हैं क्योंकि इजी होता है थोड़ा यूज करना। फुल स्टैक में ये पूरे फ्रंट एंड और बैक एंड की चीजें आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आप जब बात करोगे, देखो तो हमने लिख रखा है टेक्स्ट एडिटर, आईडी टेक्स्ट एडिटर। कहां कोड लिखोगे आप? तो कोड लिखने के लिए जब हमने टेक्स्ट एडिटर पे बात करी आपको, तो एक पिछले कोर्स में, पिछले दिन जब हम बात कर रहे थे तो आपको दिखाए थे टेक्स्ट एडिटर, ये VS कोड। ये भी क्या है, हमारा एडिटर है जहां हम कोड को लिखते हैं। ठीक है, तो हमें कोड लिखने के लिए चाहिए VS कोड। मैक्सिमम जितने भी लोग हैं आपको डेवलपर्स या प्रोडक्शन सर्वर पे भी मैं VS कोड यूज करना सिखाऊंगा आपको, ज्यादा इजी होता है। ऐसे लोग VI यूज करते हैं, नैनो यूज करते हैं, तो वो यूजर फ्रेंडली उतना नहीं होता, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। वो एक्सपर्ट्स हो जाने के बाद वो थोड़ी सी चीजें क्लियर होती है। तो मैं यहीं से यूज करना सिखाऊंगा कि कैसे रिमोटली आप जिस कोड से उसे आप प्रोडक्शन सर्वर को कंट्रोल कर सकते हो, वो बहुत ही इजी हो जाएगा। मैं सारे नए बच्चों को सिखाता हूँ और वो यही फॉलो करते हैं क्योंकि ये ज्यादा इजी होता है चलाना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे। VS कोड की खासियत है कि कोई भी प्रोग्रामिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो, यूनिवर्सल होता है। ये सारे एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। पाइथन भी लिखो, PHP लिखो, R लिखो, CSS लिखो, कुछ भी लिखो, जावास्क्रिप्ट लिखो, कोई भी कर लो, ये सबका सपोर्ट कर लेता है। तो इसलिए सारे डेवलपर्स मैक्सिमम इसे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और चलेंगे इस पे। देन देखो ब्राउजर्स पे भी होता है, जब हम लिखेंगे देन कितने ब्राउजर्स पे वो चलेगा। वेब ब्राउजर जो होते हैं आपके, देखो बहुत सारी चीजें। जब प्रोडक्शन सर्वर में अंतर क्या होता है कि जब हम डेवलपमेंट में अपने लैपटॉप में काम करते रहते हैं तो आपके लैपटॉप में वो चीजें चलती रहती है। चाहे एक साथ कोलैबोरेट करके किसी किराए के ही क्लाउड पे हम काम कर रहे हैं, बट उसे लाइव नहीं चला रहे, कहीं किसी ब्राउजर पे वो नहीं चल रहा। तो बहुत सारी चीजें होती है जो उसमें आपको इफेक्ट शो नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही आप ब्राउजर पे जाओगे तो उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। कि जो ब्राउजर होता है, गूगल क्रोम है, मोजिला है, सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, जो फेमस चीजें हैं, वो बहुत जगह पे इनकी सेटिंग भी करनी होती है। तो वो भी हम करना सिखाएंगे जब हम डेवऑप्स पे लाइव जाएंगे, तब ब्राउजर की बात आएगी। ठीक है, ये देखो लोकल सर्वर, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे ना कि लोकल सर्वर हमारा डेवलपमेंट सर्वर, जिसपे हम डेवलपमेंट का काम करेंगे। डेवलपमेंट मतलब हम चीजों को डेवलप करेंगे, डायरेक्ट लाइव कहीं नहीं चलाते। हम पहले चीजों को डेवलप करते हैं, देन वो चलता है, हम अपने लैपटॉप में देखते हैं, हम लोग अपने सिस्टम में चलाते हैं पर्सनली, तब जाके उसे किसी डोमेन पे abcd.com पे हम लोग उसे लाइव करते हैं। ठीक है, तो लोकल सर्वर होता है ये। अब किसी भी, देखो कोई भी प्रोग्रामिंग आप जब चलाते हो तो देन उसके लिए एक सर्वर होता है, उसी पे जाके आप लाइव करोगे। मैं सर्वर दिखाऊंगा लाइव चलाने के लिए। जैम्प और NGINX को हम यूज करेंगे अभी, तो ज्यादातर NGINX को यूज करेंगे, दिखाएंगे कि वो क्या होता है, उसकी सेटिंग कैसे होती है। लोकल सर्वर में काम करना सिखा दूंगा आपको, लोकल होस्ट करके आपके सिस्टम में लोकल होस्ट करके आएगा। जब हम रन कराएंगे तो वो चीजें रन करेंगी। ठीक है, देन लोकल सर्वर कैन हेल्प टेस्ट मोर एडवांस्ड फीचर फॉर बिगिनर्स एंड दिस इज ऑप्शनल बट टू टूल्स लाइक जैम्प और लोकल डेवलपमेंट सर्वर। ठीक है ना, जैम्प भी एक होता है, जैम्प मैं दिखाऊंगा। PHP का फ्रेमवर्क जब होता है MySQL का, तो मैं जैम्प पे चलाता हूँ, ज्यादा मेरे लिए इजी होता है। तो मैं सिखा दूंगा ऐसे सारी चीजें कि कैसे वर्क करता है, कौन से फ्रेमवर्क को आप कहाँ चलाओगे तो ज्यादा सही होगा। लाइफ में लोग NGINX को यूज करते हैं, जैम्प को लोग प्रेफर नहीं करते। NGINX थोड़ा फास्ट है, अच्छा चलता है, बट किसी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैम्प में अपाचे का सर्वर होता है। ठीक है ना, जैम्प कोई सर्वर नहीं है, जैम्प एक टूल है जिसमें अपाचे का सर्वर लगा होता है। ठीक है ना, अपाचे और MySQL वगैरह सब चीजें इस पे चलते रहती है, फाइलजिला भी चलता है इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम पहले एग्जाम्पल पे अपने HTML बेसिक। जब धीरे धीरे समझेंगे तो बेसिक एग्जाम्पल पे आते हैं HTML का, कि ये बेसिक एग्जाम्पल है क्या। ठीक है ना, अब बेसिक एग्जाम्पल है क्या, इट मीन्स कि जब हम इसके कोड पे बात करेंगे, तो जब कोड पे आप बात करते हो तो एक चीज आपको मैं दिखा दूं कि यहां पे लिखा हुआ है ऊपर में ब्रैकेट में एक्सक्लेमेटरी का मार्क्स लगा हुआ है, डॉक टाइप HTML। ठीक है, डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है इसमें।
HTML कहने का मतलब क्या है, ये एक्सटेंशन है, नीचे जो कोड लिखा गया है वो क्या है, HTML का कोड है। तो जब भी आप ऐसा लिखोगे HTML का कोड है, ये बता रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसकी लिखी गई है, HTML की लिखी गई। तो अलग अलग चीजों में होता है, PHP में भी ऊपर ऐसे एरो मार के लिखा हुआ होता है, तो HTML में आप ऐसे लिखोगे। तो मैं आपको इस कोड को सिंपली रन करा के दिखाऊंगा, कोड को कॉपी करके मैं रन करा के दिखाता हूँ VS कोड में। पहले समझेंगे एक एक लाइन को इसकी, और एक एक लाइन समझने के बाद हम इस पे क्या करेंगे, रन करेंगे और देखेंगे कि हर एक लाइन का मतलब क्या है हमारा। ठीक है, ये डॉक टाइप है तो इसका मतलब क्या है, HTML बॉक्स होता है ये पूरा, तो हम इसको कॉपी करेंगे यहां से ऐसे और लेके चलेंगे VS कोड में, और VS कोड में से पुट कर दिया भी। अब मैं दिखाता हूं आपको VS कोड अपना। देखो हमने जैसे इसे VS कोड में डाला है इस कोड, अब आपको ये दिख रहा होगा। VS कोड में जब आप जाओगे तो ये आपको दिखेगा, index.html करके हमने लिख रखा है। मैं इसे जूम कर दूं ताकि आपको ये दिखे, अब आपको बेटर तरीके से वो दिख रहा होगा। डॉक टाइप HTML, इसका मतलब होता है कि जो हम नीचे प्रोग्राम लिख रहे हैं वो HTML। इंडेंटेशन वगैरह भी मेंटेन करना होता है। इसमें इंडेंटेशन क्या होता है मैं सिखाऊंगा, अभी पहला दिन है तो इसलिए मैं नॉर्मली ऐसे ही डाला। ठीक है, HTML लैंग्वेज अभी मैं क्या लिखा, इंग्लिश यूज किया। ये जो लिखने के लिए चीजें हैं इंग्लिश में यूज कर रहा हूँ, तो इसको बता दिया मैं कि EN है हमारा। हेड का मतलब होता है पर में हेडिंग में जो जाएगा वो हेडर होता है। ठीक है ना, तो ये जो हेड है लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 7 दोनों देखो हेड यहां से स्टार्ट हुआ, और ये स्लैश का मतलब होता है कि यहाँ पे हेडिंग क्लोज हो रही है। ठीक है, ये 3 यहां से ये हेडिंग स्टार्ट हुई, हेडिंग का मतलब हेड हम लिख के बताते हैं यहाँ पे कि हाँ हेडिंग है, और यहाँ पे आके हेडिंग साथ में क्या हो रही है, ये क्लोज हो रही है। ठीक है ना, यानी ऊपर में जो लिखा हुआ है वो क्या है, हेडिंग है। ठीक है, और हेडिंग है हमारा। तो देखो ये चीज अभी मैं नहीं बताऊंगा, मेटा मेटा जो लिखा हुआ है वो CSS में जब हम जाएंगे तो बताएंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है। बस ये यहाँ पे आप समझो कि टाइटल के बीच में देखो क्या लिखा हुआ है, टाइटल के बीच में लिखा हुआ है एडविजन्स लैब कोर्स। एक तरफ लेफ्ट साइड टाइटल लिखा हुआ है, राइट साइड भी टाइटल लिखा हुआ है। आप देखो आपको लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, अब उसमें आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि सर कहीं यही हमारी हेडिंग तो नहीं है जब आप इसे रन कराओगे, तो हो सकता है वो। ठीक है ना, और यहाँ पे हेडिंग आके हेड बंद हो गया है हमारा। तो ये जो 2 मेटा लिखा हुआ है अभी, ये इसकी स्टाइलिंग है। ठीक है, हम उस पे उसी को CSS हम बोलते हैं जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो। HTML में यूज होता है कब, बॉडी बोलते हैं किसको, हम पूरी बॉडी को कॉल करेंगे CSS की। और नॉर्मली HTML में अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो देन हम CSS यूज कर सकते हैं, UTF-8, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको जब रन कराऊंगा और रन करा के मैं इसको दिखाता हूं आपको कि कैसा आएगा, तो एक्सप्लेन करना मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। पहले मैं रफ आइडिया बस दे दूं। हेडिंग यहाँ पे हमने आके बंद कर दिया, अब यहाँ से बॉडी स्टार्ट करिए। अब नीचे यानी कि हेडिंग के नीचे क्या होगा, बॉडी होगी हमारी। ठीक है, बॉडी में क्या लिखे होंगे, बॉडी में भी हेडिंग होगा। और हेडिंग कैसा होता है ना कि एक होता है कि हमारा ऊपर में टाइटल हो गया, फिर टाइटल के नीचे हेडिंग 2, हेडिंग 3 सब हेडिंग छोटे छोटे हो जाते हैं, है ना। तो देखो इसको बोलते हैं टैग्स, P टैग ये है। तो ज्यादातर HTML में आपको टैग ही मिलेगा, कि टैग ही सीखना होता है कि कौन से टैग का मतलब क्या होता है, कौन सा टैग कब लिखते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में पहले नॉर्मली देख लो, फिर इसे रन करा के आपको दिखाता हूं। आप आओ यहां पे, नॉर्मली हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, देन हम चलेंगे इसके रनिंग के बाद के सिस्टम पे कि ये क्या है। देखो एक्सप्लेनेशन में हमने लिख रखा है आपके लिए, ताकि आप पढ़ोगे तो ज्यादा, साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगा और पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा आपको। डॉक टाइप HTML, देखो हमने क्या लिखा, डिक्लेयर किया, दिस डिक्लेरेशन डिफाइंस द डॉक्यूमेंट एज HTML। ठीक है, आप देखो इसको। देन HTML लैंग्वेज, अब HTML लैंग्वेज का मतलब क्या है हमारा, देखो यहाँ पे लैंग्वेज EN,
The HTML element is the root of HTML document and the language attribute specify the language of the document. ठीक है, तो language of the document क्या रखने वाले हैं, वो जो मैं आपको समझा रहा था। फिर हेड, ये जो है हेड टैग है, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है कंटेन्स द HTML document such a title and character set, जो हमारे पेज का टाइटल होगा। हेडिंग मतलब पूरे पेज की हेडिंग ऊपर में जो होगी वो, ठीक है ना। अब ये देखो मेटा कैरेक्टर सेट, CHR है कैरेक्टर सेट, UTF-8, इसका मतलब होता है कैरेक्टर की इनकोडिंग, कि जो इनकोडिंग सारी चीजें स्टाइलिंग होती है ना, इनकोडिंग, तो वो कैसे लिखा जाता है वो, ठीक है। तो इनकोडिंग हमें मतलब है, ये जब आगे हम पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि हाँ इनकोडिंग का क्या मतलब मैं कह रहा हूं, ठीक है। और नीचे आते हैं देन मेटा नेम, व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट में क्या हो गया, कंटेंट विड्थ, डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल, अभी बोला ना कि रेस्पॉन्सिव वगैरह कितना बड़ा दिखेगा, कितना बड़ा फॉन्ट होगा, जब हम लिखेंगे हेडिंग किस कलर की होगी, ये सारी चीजें इधर डिफाइन होती है, ठीक है ना। तो अभी उस पर बहुत ज्यादा नहीं, CSS पे जब हम बात करेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा, यानी वो चीजें स्टाइलिंग बता रही है हमारी, ठीक है ना। और एडविजन लैब कोर्स जो हमने लिख रखा है क्या है आपका, वेब पेज का टाइटल है ना, क्या है, टाइटल, समझ गए। बॉडी देख लो, कंटेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, और बॉडी में जो भी HTML डॉक्यूमेंट का हमारा होगा कंटेंट होगा वो होगा, एंड H1 प्रेजेंट द टॉप लेवल हेडिंग, और P का मतलब क्या हुआ, रिप्रेजेंट्स अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, यानी क्या क्या लिखने के लिए हम सीखे अभी। अगर हमें पूरे पेज की हेडिंग डालनी होगी तो वो हेडिंग, ठीक है। अब अगर हमें हेडिंग बनानी होगी पेज की टॉप लेवल हेडिंग तो वो लिख देंगे, पैराग्राफ रिप्रेजेंट करना होगा तो लिख देंगे, है ना। अब इसे हम रन कराएंगे अभी, और रन करा के आपको दिखाएंगे कि कैसा दिखता है, ठीक है। अब आपको चलिए मैं इसे रन कराता हूं, और रन करने के बाद आपको ये शो करवाऊंगा कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो आप देखिएगा जल्दी ही आपको दिखाई देगा, स्क्रीन पे आपके आ जाएगा, सॉरी ये रहा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा। अब आप यहां से देखें ये क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू द एडविजन्स लैब HTML एंड CSS कोर्स, है ना। ये बोल्ड में लिखा हुआ है ब्लैक में, और यहाँ एक्सक्लेमेटरी लगाया हुआ है। कोड में मैं लेके चलूंगा और समझाऊंगा भी कि कहां से ये आया, ठीक है। एंड दिस कोर्स विल टीच यू द फंडामेंटल्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब बोलोगे कि सर तीनों चीजें कहां कहां गई, आप एक बार गौर से देखें। आपको क्या बोला था, हेड, हेड कहां गया, हेड में क्या लिखे थे हम, एडविजन्स लैब कोर्स, ठीक है ना, एडविजन्स लैब कोर्स। अब वो कहां दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, देखो आप सबसे ऊपर में एडविजन्स लैब कोर्स, ये दिख रहा है यहां, यानी यहां पे दिखा आपको, यानी पेज का नाम ऊपर में दिख रहा है ना, कि उस पेज का क्या नाम होगा। आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हो तो पेज का नाम खुलता है ना, तो पेज का नाम ऊपर में दिख रहा है, ठीक है ना, वो हेड हो गया आपका। और ये H1 के अंदर में था आपका, ठीक है ना। ये क्या थी, हेडिंग थी आपकी, टॉप लेवल हेडिंग जिसको बोलते हैं, जो मेन हेडिंग H1, ठीक है ना, वो ये था। और ये पैराग्राफ है आपका जो नीचे शो हो रहा है। अभी ये सिर्फ नॉर्मल है जो आपको दिखाई दिया, ये हमारा पहला स्टेप था, पहला एग्जाम्पल था कि हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कोड को कैसे लिखे। जब आप चलेंगे यहां पे तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने करा इसमें देखो आप ये डॉक टाइप लिखे, डॉक टाइप में क्या लिख दिए, HTML। अब जब भी HTML का पेज आप स्टार्ट करोगे तो इसी टैग से स्टार्ट करो, इधर से ब्रैकेट ऑन करोगे, इधर से ब्रैकेट क्लोज करोगे, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट का टाइप बताओगे कि HTML। इंग्लिश में लिखने वाले हो सारी चीजों को आप, तो देन लैंग्वेज को इंग्लिश कर दो,
हेड मतलब हम क्या नाम रखने वाले हैं इसका। नहीं नाम रखोगे तो बिना नाम का वो लोकल होस्ट जो भी बाय डिफॉल्ट होगा वो ले लेगा। ठीक है, तो हमने कैरेक्टर डिफाइन कर दिया कि इसका कितना बड़ा विड्थ होना चाहिए। इनिशियल स्केल 1 रख लो अभी, व्यू पॉइंट तो ये रहा, एडविजन स्लैब कोर्स ऊपर में आ रहा था, बॉडी में क्या ही H1 में ये आ रहा है। अब बोलोगे कि सर H1 का मतलब ऑटोमेटिक वो हेडिंग ले लिया। अब H1 में वो खुद ब खुद ही लिख दिया आपको, अब आप उसे चाहते हो और चेंज करना, ठीक है ना। ये तो क्या है, H1 का बाय डिफॉल्ट है जो आपको शो हो रहा है वहां। लेकिन जब आप अगर चाहते हो कि हम इसे और बदलेंगे तो देन हम उसमें क्या इंप्लीमेंट करते हैं, CSS, कि ये वाला बीच में थोड़ा चला जाए, कलर इसका बदल जाए, थोड़ी फॉन्ट चेंज हो जाए, ऐसे स्टाइलिंग हो जाए, उसकी बॉक्स में आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। वो जो भी आप करते हो किससे करते हो, CSS के थ्रू करते हो। ठीक है, और नीचे में यही लिखा है ना आपका पैराग्राफ, ठीक है ना, तो ये छोटा सा पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के स्टाइलिंग के लिए, इस पैराग्राफ के लिए CSS आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी तो हम एक एक चीज पहले HTML का देखते हैं, देन उसमें CSS डालेंगे और उसे स्टाइलिंग में बेटर करते जाएंगे। ये व्यू पेज है आपका जो रन करके आगे आपको दिखाता है, ठीक है ना। अंडरस्टैंड हो गया होगा यहाँ तक कि हाँ ये चीजें कैसे काम करती है। अब आप कोडिंग देखना, कोडिंग याद करने की चीज नहीं है, आप उसे प्रैक्टिस करना चाहता है। ये जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ये आपको एक बार में याद नहीं होगा, किसी भी डेवलपर को, बड़े से बड़े डेवलपर को भी याद नहीं होता। वो करते करते, प्रोग्रामिंग करते करते उनका क्या होता है, प्रैक्टिस हो जाती है उसकी। तो कौन सी चीज कहाँ लिखनी है वो उन्हें धीरे धीरे क्लियर रहता है, ठीक है ना। और वो भी अगर छोड़ देंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं करेंगे तो देन उनकी खुद की लिखी हुई प्रोग्रामिंग में उन्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, स्क्रिप्ट याद नहीं रहेगा। प्रोग्रामिंग में यही खासियत होती है कि रेगुलर प्रैक्टिस से ही चीजें याद होती है। एल्गोरिदम आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, बट आप स्क्रिप्ट भूल जाओ, ठीक है ना। तो ये चीजें, इनसे इतना माइंड नहीं करना, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीजें आती रहेंगी। हाँ, जब दोबारा बैठोगे और आप देखोगे कोई भी प्रोग्राम लिखा हुआ कोड तो आप समझ जाओगे, क्योंकि आपको वो चीजें आती है कि हाँ ये टैग है, ये टाइटल लिखा हुआ है, ये हेडिंग लिखी हुई है, ये बॉडी लिखा हुआ है, वो चीजें आपको पता है, ठीक है। तो जो भी हम इसमें टैग स्टार्ट करेंगे उसे क्लोज भी करेंगे। देखो H1 को स्टार्ट किया तो क्लोज किया, और क्लोज करने के लिए एक स्लैश बस डालते हैं। P को क्लोज किया, देखो एक स्लैश डाल दी। बॉडी यहां से स्टार्ट करी थी तो बॉडी के अंदर ये 2 चीजें आई तो बॉडी को भी क्लोज किए। HTML को ऊपर में स्टार्ट किया था तो HTML को नीचे जाके क्लोज भी किया, ठीक है ना। तो दोनों जो भी चीज स्टार्ट होगी उसे क्लोज भी करना है, यानी स्टार्टिंग में, और जैसे इन्वर्टेड कॉमा को करते हो ना कि इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हो, इन्वर्टेड कॉमा को एंड भी करते हो, ठीक है। तो जो स्टार्ट होगा वो चीज एंड भी होगी। तो ये आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल पे हम आते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल जो है उसमें हम बात करेंगे अभी कि हमने लिख रखा है अभी कि टू ऐड एन इमेज टू योर HTML डॉक्यूमेंट, तो यूज इमेज टैग। अब बोलोगे कि कोई इमेज डालना है सर मुझे, इमेज लोग ऐड करते हैं ना, इमेज ऐड करते हैं, तो अभी बोला टैग, उधर बॉडी लिखे थे, P टैग डाले, H1 लिखे। अब अगर इमेज ऐड करनी है तो क्या करेंगे, हम इमेज टैग यूज करेंगे, ठीक है ना। अब इमेज टैग यूज करेंगे, देखो अब नीचे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाली हम बॉडी के अंदर ये चीजें लिख रखे हैं ना, H1 वेलकम टू द एडविजन लैब HTML एंड CSS कोर्स, ये हमने लिखा है ना। उसके नीचे P टैग लगाया है, क्या लगाया है, दिस कोर्स विल टीच यू द फंडामेंटल्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, ये लिखा है ना। उसके नीचे क्या ऐड करना है, अब उसके नीचे ऐड करना है ये वाला इमेज का टैग, ठीक है ना। जैसे ही डालेंगे तो देखो वहां यहाँ पे क्या डालना होता है, लोकेशन, हम कौन से लोकेशन पे उसको रखे, उस इमेज को रखे हुए, ठीक है ना। और जैसे ही उस लोकेशन पे हम इसको ले जाके उसका यहाँ पे रखेंगे वो इमेज डिस्प्ले करने लगेगा, ठीक है ना। मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको। तो चीजें, लेक्चर्स को मैं छोटा ही रखूंगा, भले ही मैं 1 डे 2 डे के अकॉर्डिंग पूरा डिजाइन कर रखा है, बट सारे के सारे प्रोग्रामिंग को अगर मैं वहां पे भी दिखाऊंगा अभी रन करा के तो वो काफी समय लेगा, लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा, तो आप बहुत चीजें ट्राई करके देखना। ये एक मैं अभी करके दिखाता हूँ। देन ये तीसरा जो प्रोग्रामिंग होगा, क्रिएट अ लिंक,
इसे आप ट्राई करोगे एकदम सेम उसी बेसिस पे, या मैं क्रिएट करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। पहले दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोनों एक साथ कोड कॉपी करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इमेज एसआरसी मतलब होता है कि हम अब सोर्स दे रहे हैं, एसआरसी का मतलब सोर्स होता है, ठीक है ना। ये लगा दी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द इमेज, यहां पे क्या डालना है, पाथ, और ALT क्या शो कर रहा है, एट्रीब्यूट अल्टरनेटिव टेक्स्ट इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। कभी कभी होता है कि आपका इमेज फेच नहीं कर पाता, तो वहां पे क्या दिया आपने, अल्टरनेटिव दे दिया कि इमेज नहीं लिख रहा है, यानी एडविजन लैब लोगो लिख दे यहाँ पे, अगर वो इमेज को फेच नहीं कर पा रहा है। अगर फेच कर लिया तब तो लोगो दिखाएगा, नहीं दिखाएगा तो ये लिखा हुआ टर्म दिखाएगा, ठीक है। अब कभी कभी पेज पे देखते हो कि लिंक आता है, लिंक पे क्लिक करते हो तो वो आपका ओपन हो जाता है ना। जब भी लिंक पे आप क्लिक करते हो तो लिंक आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। तो देखो वो कैसे चलता है, अब ये दोनों मैं यहीं से उठा लेता हूं और इसे, सॉरी यहां से ये कॉपी नहीं होगा, मैं कॉपी करके आपको दिखा रहा हूं, और वहां से आप देखिएगा कि वो कैसे रन कर रहा है, ठीक है। वहीं पे जहां वो रन कर रहा है मैं वो पेस्ट करके दिखाता हूं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये हमने पेस्ट कर दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है ना। सेव कर देंगे तो हम चलेंगे और इसे दोबारा से रीलोड करेंगे। अब आप चलो यहाँ पे देखो, जब हमने रीलोड किया तो स्क्रीन पे क्या दिखा, अभी देखो कोई इमेज हमने उसमें डाला नहीं है ना, इमेज डालूंगा तो इमेज भी दिखेगा, ठीक है। इमेज जैसे ही डालूंगा इमेज दिखेगा। हमने क्या बोला कि अल्ट क्या शो करता है, अगर इमेज को फेच नहीं कर पाएगा तो लिख देगा, तो क्या लिखा, एडविजन लैब लोगो, क्योंकि हमने कोई फाइल अभी वहां डाली नहीं। अभी आपके सामने मैं उस फोल्डर में एक फाइल डाल दूंगा सेम नाम से, ठीक है ना। तो देखिएगा वो क्या करेगा, उसको फेच करने लगेगा। और लिंक बना, लिंक बना क्या सा, विजिट द एडविजन लैब वेबसाइट। देखो ये हमने अपनी कंपनी का वेबसाइट डाल रखा है, सच में जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे देखो हमारी कंपनी के वेबसाइट पे लैंड करा दिया आपको। ऐसे ही होता है ना, लिंक क्रिएट होता है, ठीक है ना। वहां पे क्या था, अब देखो लिखा हुआ एडविजन लैब वेबसाइट, यहाँ पे तो कोई /HTML www टाइप कुछ तो लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस लिंक पे क्लिक करते हो ना, हाइपर लिंक बन गया आप जो कहते हो। अब क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक वहां लेके चला जा रहा है, ठीक है ना। इस चीज को पूरा तरह से अब समझते हैं हम जाके यहाँ पे आप अपने VS कोड में कैसे काम कर रहा है हमारा। यहां तक चीजों को हम समझ गए थे। अब क्या है, SRC इमेज, अब ये इमेज को फेच करना है। अब देखो आपको यहाँ पे 2-3 इमेजेस दिख रहे होंगे हमारे फाइल में, यहाँ पे देखोगे इंट्रोडक्शन PNG, सिलेबस PNG, ये दिख रहा है इमेज। क्या मैं उसको लिख दूं क्या, चलो मैं ये नाम लिख देता हूं, यहाँ पे उसको चेंज कर देता हूं। बस नाम ही तो चेंज करना है, जैसे ही नाम चेंज करूंगा ये वाला वो जो भी होगा नाम आपको वहां पे दिखने लगेगा। मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूं, देखो इंट्रोडक्शन PNG आ गया, ठीक है ना। अब इसे मैं सेव कर दिया। और देखो ये जो मैंने विजिट द ए टैग बोलते हैं इसको, ए लगाया, HREF का मतलब होता है कि अब इसके आगे हम क्या लगाने वाले हैं, कोई वेबसाइट का लिंक लगाने वाले। तो हम क्या लिखते हैं, ए टैग के अंदर HREF इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा में उस वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं, या उस पेज का लिंक डाल देते हैं जहां हम उसे ले जाना चाहते हैं। और कौन से नाम से ले जाना चाहते हैं, जिस नाम से हम उसे ले जाना चाहते हैं उस नाम को हम क्या कर देंगे, यहां पे लिख देंगे। एडविजन लैब वेबसाइट लिखा हुआ है ना वहां पे, आप देखना एडविजन लैब वेबसाइट लिखा हुआ है, ठीक है। लिंक नहीं दिख रही है, वेबसाइट लिखा हुआ है। तो आपको देख के लग रहा होगा कि अच्छा इस पे क्लिक करने पे हम वहां कैसे लैंड कर गए, advisionslab.com पे कैसे लैंड कर गए जब हमने एडविजन लैब वेबसाइट पर क्लिक करी। तो यहां जो आप लिखोगे वही लिखा हुआ जो टर्म है हमारा वही डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। अब मैं आपको लेके चलता हूं यहां पे और इसे ऐसे घुमा देता हूं, देखो ये रहा आपका वेबसाइट, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें कि हम
जब इसे लोगो का लोकेशन दे दिए तो लोगो का लोकेशन देने के बाद यानी इमेज का लोकेशन देने के बाद ये इमेज फाइल हमारी यहाँ पे खुलने लगी। कौन सी इमेज फाइल खुली है? तो देखो आप कौन सी इमेज फाइल जो है वो खुली है हमारा। इसमें आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन पीएनजी, ठीक है ना। कौन सा? इंट्रोडक्शन पीएनजी। ये वाली फाइल हमने डाली, हमारे फोल्डर में एक फाइल डाली थी पीएनजी, तो हमने ये वाला लिख दिया। इसी को क्या कर लिया? फेच कर लिया वहां पे। और ये क्या, ये वाला लिंक किसके नाम से दिखा रहा है? एडविजन्स लैब वेबसाइट। यानी इमेज अगर डालना होगा तो IMG और SRC में डालें, और अल्टरनेट में क्या वर्ड लिखना है अगर ये फेच नहीं करेगा तो वो लिख देना है यहाँ पे। और यहाँ पे P विजिट द, इस पे देखो विजिट द फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ये टेक्स्ट है जो P टैग के अंदर आई है, और इस A टैग के अंदर क्या आया है? इस वेबसाइट का लिंक। और HREF इज इक्वल टू, जब इन्वर्टेड कॉमा में आप डालोगे तो वो लिंक आता है हमारा, जो भी लिंक डालोगे जहां पे लैंड कराना होता है, और जिस नाम से डिस्प्ले कराना होता है वो यहाँ पे देखो हमने लिख रखा है एडविजन्स लैब वेबसाइट। तो जब आप इसे अब जाओगे यहाँ पे तो देखो ये रहा आपका वेलकम टू, ये पूरा आपको पता था advisionslab.html.com, ये रहा। और ये हमारा इमेज है जो फेच कर गया इंट्रोडक्शन डॉट, ठीक है ना। ये थंबनेल वाला इमेज होगा जो पिछले लेक्चर का दिख रहा होगा। और ये देखो विजिट द वेबसाइट, एडविजन्स लैब वेबसाइट, तो क्लिक करोगे तो ये इमेज ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप पहला दिन हमारा इतना ही है, हम इतना ही सीखेंगे अभी। और इस चीज को जाके आप अपने लैपटॉप पे या सिस्टम पे अपने घर पे प्रैक्टिस करोगे वो चीजें कैसे काम करें, ठीक है। आप VS कोड को डाउनलोड करोगे, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में इंप्लीमेंट करोगे, और जो कोड हमने सिखाया उस कोड को आप क्या करोगे? इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है ना। अपना फर्स्ट HTML कोड लिखना एंड देन उसे आप रन कराना, ठीक है ना। HTML लिख के कोड लिखने के बाद आप डायरेक्ट भी उस पर क्लिक कर दोगे तो आपके लोकल होस्ट में रन कर जाएगा। जैसे जैसे वो फाइल बड़ी होती जाएगी हम उसे रन कराना पाइथन प्रोग्राम उसके थ्रू, कमांड लाइन के थ्रू मैं सिखाऊंगा। बट अभी डायरेक्ट भी आप क्लिक कर दोगे index.html पर डायरेक्ट क्लिक कर देना, जो अगर index.html अगर आपकी फाइल का नाम है तो वो रन कर जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा उसमें दिमाग अभी नहीं लगाना होता, ठीक है ना। उस फाइल में जाएंगे और ऐसे आप बनाओ, देखो index.html हमने बनाया, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रोग्रामिंग लिखोगे। ये आपका पहला प्रोग्रामिंग है जो मैंने कराया, ठीक है। और इसी तरह धीरे 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 हम प्रोग्रामिंग पे बढ़ेंगे और चीज़ों को सीखते चलेंगे। नीचे जो दिख रहा है वो टर्मिनल है आपका, इसमें बहुत सारे टर्मिनल आप चाहो तो ओपन कर सकते हो, अलग अलग टर्मिनल ओपन कर सकते हो, ठीक है। आप में ये ऊपर वाला नहीं दिखेगा योर यूजर वगैरह, क्योंकि मैंने बहुत सारे इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखे हैं अलग अलग, तो उसकी चीज़ें वो सेटिंग वगैरह दिखती है, आप में डायरेक्ट ये शो हो जाएगा, ठीक है ना। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना भी मैं सिखाऊंगा कि कैसे वर्चुअल इन्वायरमेंट, वो जो पाइथन की फाइल आएगी तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस चीज को स्टडी करना सीखें, ठीक है। तो आप इस कोड को देखो, इस वीडियो में भी आप बाद में से पॉज कर लेना वीडियो, और इस कोड को टाइप करके लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, टाइप करना है आपको। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा था, मुझे लेक्चर को लेंथ को छोटा करना है, मैंने इसे टाइप कर रखा है इसलिए वहां से उठा के डायरेक्ट यहाँ पे लिखते रहा। आप इसे टाइप करोगे, प्रैक्टिस करोगे। इनिशियल में किसी भी प्रोग्रामर को अपने हैंड से टाइप करना चाहिए चीजों को, ताकि आपको एक एक चीजें पता हो, खुद से डीबग करो आप एक एक चीजों को, कॉमा को, डॉट को, इन्वर्टेड कॉमा को, टैग्स को, सारी चीजों को खुद से हैंडल करोगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।